सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो सेनेट इंतखाबात के लिए अब तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और देखा हमने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिन लोगों को टिकट दिए गए थे उन पर वहाँ के जो मकामी कारकुन थे, जो मकामी पार्टी थी, उनकी जानिब से बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, जिसके बाद उन सेनेट के टिकट्स को फिर मुतबादिल उम्मीदवारों के सुपुर्द किया गया। तो दीगर सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस प्रैक्टिस को कैसे देख रही हैं और क्या जमातों में इस तरह का निज़ाम के एक आम कारकुन, एक आम वर्कर पार्टी की सीनियर लीडरशिप के फैसलों पर सवाल उठा सके, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके? क्या ये कल्चर हमारी सियासी जमातों में होना चाहिए? और फिर सदारती रेफरेंस जो कि अदालत में दायर हुआ था उस पर भी अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं आ सका है कि ओपन बैलेटिंग के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल होना है, चूँकि हुकूमत ने अपने ऑर्डिनेंस को अदालती फैसले से मशरूत किया था। आज इलेक्शन कमीशन के अफसरान को वहाँ पर तलब किया गया और उनसे मकालमा भी जजेस का हुआ। उनसे पूछा गया कि सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, ज़रा ये आप अदालत को बताएं। तो अदालती कार्रवाई भी आज इस सिलसिले में रही, लेकिन अभी तक इसका वाज़ेह फैसला नहीं हो सका। तो आगे अब सेनेट के इलेक्शन को लेकर अपोजिशन की जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं, क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं? नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ आप लोग अपनी एक तहरीक भी चला रहे हैं, जो पिछले 2-3 रोज़ में जिस तरह आला क़यादत की जानिब से किए गए फैसले वापस लिए गए और अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया था, उनकी जगह ज़हूर आगा साहब को दिया गया, और ये पार्टी के एक आम वर्कर के एहतजाज के बाद हुआ, तो ये फैसला करना और फिर उसके बाद उस पर वापस लेना, उस फैसले को कैसा लगा आपको नैयर साहब? देखिए, पीटीआई की क़यादत जो है और उनके कैबिनेट के मेंबर्स ये कंफ्यूज हैं, अनडिसाइसिव हैं। उनका लीडर हर कमिटमेंट करके फिर उससे मुकर जाता है और मुकरने को कहता है कि ये यू टर्न है। और जो शख्स वादा करके और वादा खिलाफी करे उसका मुआशरे में क्या मुकाम होता है। तो अभी भी ये जो इन्होंने टिकट्स का इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन पीटीआई के जो लोग इनसे साथ पुराने मुंसलिक थे उन्होंने रिजेंटमेंट की कि स्काई लैब्स जो गिराए गए उन पे उनको एहतजाज था। और फिर ये बड़ी शफाफियत की बात करते हैं जी, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके विन ओवर करना, बाय करना एमपीएस को, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को, इस पे बड़ा एहतजाज करते हैं। तो वो रिसेंटली वो वीडियो भी चली है जहाँ पे स्पीकर और उनके चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। तो ये इनकम्पिटेंट लोग हैं, ये मैं कहता हूँ इग्नोरेंट लोग हैं। ना इनसे मुल्क चल रहा है, ना इनसे पार्लियामान चल रही है, ना इनसे मईशत चल रही है। कौम को बर्बादी की तरफ लेके चले गए हैं ये। आज भूख और अफलास का दौरा है। गरीब आदमी रोटी को तरस गया है, गरीब आदमी रोजगार को तरस गया है, मकानियत को तरस गया है। तो ये जो है ये बानमती का कुंभा है। कहीं से बंदे तोड़ के लाए, कहीं से तोड़ के लाए, और कौन तोड़ के लाया और किसके जरिए तोड़ के आए, ये सारी तो नैयर साहब, ये जो अवामी मसाइल हैं, ज़ाहिर है इस पर तो अवाम अब जब 2.5 साल बाद ये जाएंगे अवाम के पास, अगर उस वक्त तक इनकी हुकूमत रही तो अवाम ही फैसला करेंगे। लेकिन एक आम वर्कर और पार्टी कारकुन की राय को जो इज्जत दी गई, उसके एहतजाज को कंसीडर किया गया, उसकी बात को सुना गया और फिर उस राय को अहमियत देते हुए अपने फैसलों को भी बदला गया, ये कल्चर क्या दूसरी सियासी जमातों में भी होना चाहिए, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें? पीपल्स पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कोई 51 ईयर्स की, मोर देन 53 ईयर्स की हिस्ट्री है उसकी, और ये सारे गरम ठंडे सब से गुजरी हुई है। और पीपल्स पार्टी ने एप्लीकेशंस मांगी जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों। हमारी कमेटीज इन पे काम करती हैं, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करता है। अभी हमने भी जो टिकट दिए हैं 135 एप्लीकेशंस थी हमारे पास, मैं उस बोर्ड का मेंबर हूँ। अच्छा। और हमने उसको डेलिब्रेशंस की, डिस्कशंस की लीडरशिप के साथ और फिर डिसीजन की। इन्होंने तो एप्लीकेशंस ही नहीं मांगी सेनेट के लिए, और बगैर एप्लीकेशंस मांगे इन्होंने
खुद ही डिसीजन करने शुरू कर दिए। और फिर वो कहीं जो इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला कहीं को टिकट दिया, जो कोई इनका डर्माटोलॉजिस्ट है उसको टिकट दिया, कोई इनका जो फाइनेंसर था जो उसको टिकट दिया। तो फिर रिजाइनमेंट तो वर्कर्स की इनके पास आई, तो ये फिर मजबूर हो गए। तो बुखारी साहब, ये जो आपका पार्लिमानी बोर्ड था जिसको 135 से दरखास्तें मौसूल हुई, उसने मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या तय कर रखे थे? इन 135 दरखास्तों को किस बुनियाद पर, जिनको रद्द किया उनको क्यों रद्द किया गया, और जिनको एक्सेप्ट किया उनको क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स रखे आपकी जमात में? मेरिट्स देखे गए उनकी पार्टी की कमिटमेंट, उनकी सर्विसेज ऑफ द पार्टी, और उनकी जो डिलीवरी टुवर्ड्स पार्टी थी जब वो पार्लियामान के मेंबर थे। ये सारे प्रॉस कॉन्स हमने देखे और फिर हमने डिसाइड किया। तो बुखारी साहब, अब कितने ऐसे मेंबरान हैं कि जो इस वक्त रिटायर हो रहे हैं सेनेट से, और फिर आप उन लोगों को दोबारा सेनेट में भेजना चाह रहे हैं? वो उनमें से देखें जी, टेक्नोक्रेट में हम भेज रहे थे फारूक नायक को, हमने सलीम मानवीवाला साहब फाइनेंस को डील करते रहे हैं। वो फाइनेंस में एक्सपर्ट थे। वो अपर हाउस में देखे, अपर हाउस में खासे लोग मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस लोग और टेक्नोक्रेट लोग और जो मामलात को समझते हैं उनको भेजा जाता है। अपर हाउस है, इसीलिए एज लिमिट जिस पे भी 30 इयर्स रखी गई है। नेशनल असेंबली की 25 इयर्स है और सेनेट की 30 इयर्स है। शहरी रहमान है, वो हमारी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, वो पार्लियामान में 2002 से है और पार्लियामानी अमूर पे। भाई साहब, आपके पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो सरदारी, जाहिर है वो बहुत यंग हैं, वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप एक 6 साल टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा उन्हीं लोगों को सेनेट में भेजना चाहेंगे, तो ये जो पार्टी की और यंग लॉट आगे आना चाहती है, जो पार्टी की सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप है, उसकी हौसला शिकनी नहीं होगी इन फैसलों से? फिर नहीं, देखें ऐसी कोई उन्होंने एप्लीकेशन की, हमने सारे प्रॉस कॉन्स डिस्कस किए और फिर हम समझते हैं कि सेनेट अपर हाउस है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस लोग जाते हैं। यंग लॉट जो यूथ है वो नेशनल असेंबली में आ सकती है, वो प्रोविंशियल असेंबली में आ सकती है, वो लोकल बॉडीज में आ सकती है। लेकिन सेनेट जो अपर हाउस है ये फेडरेटिंग यूनिट्स का हाउस है, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, तो इसलिए एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है सेनेट में, और इसीलिए हमने एक्सपीरियंस लोगों को भेजा वहाँ पर। अब बुखारी साहब, अब जब ओपन बैलेटिंग के मामले पर फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय जो कुछ दिन पहले थी, क्या कुछ तब्दील हुई है? सदारती ऑर्डिनेंस तो आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ भी जाता है और ये सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाता है उस फैसले से जो मशरूत है, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद कोई एहतजाज तो नहीं करने का इरादा रखती सेनेट इलेक्शंस पर भी ओपन बैलेटिंग के जरिए? बात यह है कि आइन को अमेंड करने का तरीका आइन में दर्ज है। अगर आइन अमेंड होगा तो फिर सीक्रेट बैलेट जो है उससे आप ओपन बैलेट की तरफ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कतन कोई इख्तियार नहीं है आइन को अमेंड करने। वो रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, वो एडवाइस पे अपनी एडवाइस दे सकती हैं, लेकिन बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो आइन को अमेंड नहीं कर सकती। हाँ, भला उसने इजाज़त दी जफर अली शाह केस में चीफ जस्टिस अरशद हसन खान ने मुशर्रफ को, लेकिन वो गैर आइनी बात थी, गैर कानूनी बात थी, और इसलिए हम समझते हैं कि जो भी रिकमेंडेशंस उनकी सुप्रीम कोर्ट की आएंगी अल्टीमेटली उनको पार्लियामान के पास आना है, और बगैर पार्लियामान के अप्रूवल के किसी शख्स को हमारे आइन के तहत आइन अमेंड करने का इख्तियार नहीं। तो बुखारी साहब, आप लोगों ने फिर हुकूमत को मजबूर क्यों कर दिया सदारती ऑर्डिनेंस लाने पे? आप लोगों ने ताउन नहीं किया ओपन बैलेटिंग वाले मामले पे, इसलिए हुकूमत ये सदारती ऑर्डिनेंस लेके आई। माजी में आप दोनों बड़ी अपोजिशन की जमातें तो इस पर मुत्तफिक थी कि ये ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। देखिए ना, ये पार्लियामान को चलाने का तरीका है, हुकूमत चलाने का तरीका है, वर्किंग रिलेशंस डेवलप करने का तरीका है। आज देखें, मैं एक आपको अर्ज करूँ, मैं पार्लियामान का हिस्सा काफी अच्छा रहा और पॉलिटिक्स में भी मुझे को 50 साल से ज्यादा हो गया। पंजाब में और सिंध में ऐसा किस्म की शिकायत नहीं आती। शिकायत होती थी तो KPK में कहीं आई, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस देना चाहिए था, लेकिन कोई उनके पास गया ही नहीं। उनके पास कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करता, फिर उस फोरम पे वो बात होती, या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उसमें जाते, वहाँ तो गए नहीं। तो आपको कंक्रीट प्रूफ चाहिए होती है। एलिगेशन लगाना तो बड़ी आसान बात है। पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शंस जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हम आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम हैं,
लेकिन उसके लिए अगर आप कानून साजी करना चाहते हैं तो फिर जो शख्स पार्लियामान में आके लीडर ऑफ अपोजिशन से सलाम दुआ करने को तैयार ना हो, अपोजिशन के मेंबर से बात करने को तैयार ना हो, तो फिर उस शख्स को वो कैसे पार्लियामान से कानून साजी कर सकता है। मैं लीडर ऑफ हाउस रहा हूँ नेशनल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। जब भी हम कोई बिल लाते थे तो बतौर लीडर ऑफ हाउस मैं नेगोशिएट करता था लीडर ऑफ। इसका मतलब कि हुकूमत के तरीक़ाकार पर आपको एतराज़ है, ओपन बैलेटिंग पर आपको एतराज़ नहीं है। अगर हुकूमत आपको मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लेकर ही चीज़ करती तो फिर तो काबिल कबूल होती है। आप एक और बात बता दूं जी कि जी सारी दुनिया में सीक्रेट बैलेट है और उसमें कोई प्रॉपर कलेक्टिव विजडम है, और अभी भी हम समझते हैं कि इस इशू को पार्लियामान के पास जाने दे, कलेक्टिव विजडम से फैसला करने दे। जो 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 लेजिस्लेटर्स थे जिन्होंने ये आइन बनाया, उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद बनाया। और आप ये देखें कि 1972 अप्रैल ऑनवर्ड नेशनल असेंबली में जब मार्शल लॉ लिफ्ट हो गया तो फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ आइन पाकिस्तान बनाने का, और 1973 में आके वो लागू हुआ। तो इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन और डिलिब्रेशन हुई और बड़ी डिबेट हुई। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो इसके पॉइनियर्स थे, जो फाउंडर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने काफ़ी डिलिब्रेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे। और आप कंपैरिजन करें दुनिया के बाकी ममालिक के बैलेट्स को भी, जो सीक्रेट होते हैं या ओपन होते हैं। सेकेंडली आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओपन ओपन बैलेट से सोसाइटी में आप पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए आपको। तो बुखारी साहब, अब ये जो लोग पैसे लेके अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, दबाव में आकर फिर वोट चोरी छुपे किसी और को दे देते हैं, इस ओपन बैलेटिंग का निज़ाम अगर राइज हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद फिर इन तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाएगा, सारी सियासी जमातों को इसका फ़ायदा होगा? सिर्फ हुकूमत को तो नहीं होगा। कॉन्शियस की बात है, ज़मीर की बात है, पार्टी की कमांड की बात है, पार्टी की डिसिप्लिन की बात है। जिन जमातों में कमज़ोर लोग बैठे होते हैं, जिन जमातों में जो पोलिटिकल लोग नहीं होते, जो ऊपर से आके मुसल्लत किए जाते हैं, उन लोगों को जो सियासी मुसाफिर और परिंदे होते हैं जो एक जमात से छोड़ के दूसरी जमात को जाते हैं, उनका तो अपना करैक्टर है। जो कमिटमेंट और कन्विक्शन वाले लोग हैं वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अच्छा बुखारी साहब, आप 2018 का जरदारी साहब का बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करते हुए कहा था कि हम आपको सेनेट नहीं लेने देंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो जरदारी साहब की इस वक्त क्या सोच है? अब तो ओपन बैलेटिंग के तहत अगर ये होते हैं इंतखाबात, तो फिर एक बार फिर पैगाम हुकूमत के लिए कि नहीं लेने देनी उनको सेनेट। देखें आप ये जो अगर लगाते हैं ना, डोंट बी हाइपोथेटिकल। बात है कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि सीक्रेट बैलेट, तो लेट इट बी सीक्रेट बैलेट या अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक आप वो नहीं करते, हम इसका आइन और कानून के पाबंद हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है, पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो गया। अब वो लंदन में है, 6 हफ्तों के लिए वो गए थे, 14 माह उनको हो चुके हैं। अब इस दौरान जरदारी साहब से, मौलाना साहब से मुस्तकिल राब्तों में तो हैं, PDM की तहरीक भी चल रही है। क्या समझते हैं, क्या वापस आना चाहिए उनको, इस PDM की तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी इस पर क्या स्टांस है? हमारा कोई स्टांस नहीं है, स्टांस PMLN का अपना है। उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या फैसला करती है, मियाँ साहब क्या फैसला करते हैं, ये उनका डिसीजन है, उसमें हमारी कोई राय नहीं है। ये वो खुद राय दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सा लाया अमल अख्तियार करना। लेकिन बुखारी साहब, चूँकि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी जमात है, दोनों जमातें इत्तेहादी भी हैं, एक तहरीक में भी एक साथ मौजूद हैं, तो जरदारी साहब या बिलावल साहब की अपनी कोई एक राय मियाँ साहब की वापसी से मुतालिक कि वो वापस आए ना आए, कोई तो ये उनकी पार्टी का मामला, व्हाई शुड वी इंटरफेयर, लेट देम डिसाइड इट ना, वो खुद फैसला करें। अच्छा, और वैसे अखलाकी तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या मियाँ साहब को वापस आना चाहिए? है कि ये उनकी पार्टी का मामला है, अखलाकी हो कानूनी हो, ये उनका अपना फैसला है, वो खुद फैसला कर लें। ठीक है, क़यादत उनकी हमारे साथ है, काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनका आना है नहीं आना है, ये उनके अपनी जात का फैसला है, उनकी जमात का फैसला। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी की इस पर कोई खास राय नहीं है कि वो आए या ना आए, पीपल्स पार्टी को मैटर नहीं करता। देखिए जी, हम किसी की मामलात में क्यों मुदाखलत करें, वो खुद फैसला कर लें। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक
कोई राय नहीं है। ये फैसला खुद उनकी अपनी पार्टी ने करना है, वो वापस आएँ या वापस ना आएँ। लेकिन उनकी जो अल्टरनेट क़यादत यहाँ पर मौजूद है मरीम नवाज साहिबा की सूरत में, वो इस वक्त PDM में पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं और इस पर पीपल्स पार्टी को फिलहाल कोई एतराज़ नहीं है। नैयर बुखारी साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आपने सुना जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबरा आज से 14 माह पहले नवंबर 2019 में बैरून मुल्क गए कैसे थे, ज़रा उसी दौर में आपको लिए चलते हैं। 14 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की मशरूत हुकूमती इजाज़त के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला दिया और उन्हें 6 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। अदालत ने हुकूमती वकला का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म भी दे दिया और लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई। नवाज शरीफ के सेहतयाब होने के बाद मुल्क वापसी के लिए साबिक वज़ीर आज़म और उनके भाई शहबाज शरीफ के अलग अलग बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराए गए। अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने बयान हल्फी पर दस्तखत भी किए। नवाज शरीफ ने तहरीरी यकीन दहानी कराई थी कि वो 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस आ जाएंगे और अपने भाई शहबाज शरीफ उनकी यकीन दहानी पर अमल करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान हल्फी में यकीन दहानी कराई थी कि नवाज शरीफ 6 हफ्तों में वापस आएंगे या जब उनके डॉक्टर्स उन्हें सेहतमंद करार देंगे तो उनकी वापसी होगी। शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई थी कि वो नवाज शरीफ की सिफारतखाने से तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाते रहेंगे और अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दिका इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मौलिद से मिलकर सेहत की तस्दीक कर सकेगा। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया को यह बताया था कि नवाज शरीफ को इलाज की इजाजत मिल गई है। अदालत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया है जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। कौम की बेटियों, माओं, कारकुनों और मेरी वालदा की दुआएं कबूल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ के इलाज में जो रुकावटें थीं वो अब दूर हो चुकी हैं। नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएंगे। मगर हुआ क्या, 6 हफ्तों का यह रिलीफ बढ़ते बढ़ते 14 माह बाद भी खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान दुनिया में कोरोना जैसी वबा आई और किसी हद तक इस वबा से छुटकारा भी हासिल कर लिया गया, मगर नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज अब भी जारी है। गो के बीमारी के साथ साथ वो सियासी तौर पर भी अब खासे मुतहरिक हो चुके हैं, मगर बरतानिया की हद तक और अब नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से वजीर दाखिला शेख रशीद ये बहुत वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसकी तस्दीक एक बार फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कर दी है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस तो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर उन्होंने पाकिस्तान न आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है उसकी हैसियत जो है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। हुकूमत और कई तर्जुमान नवाज शरीफ को वापस लाने का दावा करते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म होने का फायदा किसको होगा? क्या हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह फायदा होगा या फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ या उनकी जमात मुस्लिम लीग नून फायदे में रहेगी? यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट की मियाद में तजदीद नहीं की जा सकती। हुकूमत और उसके वज़रा मुतादिद ऐलानात के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म को अब तक वतन वापस लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं और अब पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ को वतन वापस लाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ ने जब बरतानिया का सफ़र इख्तियार किया तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। ये पासपोर्ट उस वक्त जारी किया गया था जब वो वज़ीर आज़म थे। माहिरीन के मुताबिक पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म नहीं होगी और ना ही उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। पासपोर्ट एक सफरी दस्तावेज है जिसके ख़त्म होने से किसी मुल्क की शहरियत ख़त्म नहीं हो सकती। अलबत्ता हुकूमत इस बुनियाद पर एक मरतबा फिर इंटरपोल से रब्ता करके मुलजिम को पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त कर सकती है। उधर पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद इसकी तजदीद के लिए साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दरख्वास्त नहीं दे सकते और ना ही बरतानिया की कोई अदालत इस पासपोर्ट की तजदीद के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन को कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है। और अगर नवाज शरीफ खुद वतन वापस आना चाहें तो वो बरतानवी हाई कमीशन को दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन उन्हें एक आर्जी सफरी दस्तावेज तैयार करके देगा जिस पर वो सिर्फ पाकिस्तान का ही सफ़र कर सकेंगे।
तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह भी पैदा होता है कि हुकूमत के रिट, उसके दावे क्या अमली जामा पहन पाएंगे, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान एक टीवी इंटरव्यू में ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी राब्ता करना पड़ा तो करेंगे और नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे। क्या कहा था इमरान खान ने उस इंटरव्यू में, जरा ये सुनिए। तो वज़ीर आज़म समेत कई वज़रा और मुशीर ये दावा तो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा, मगर अभी तक कहीं ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं। तो इस वक्त हुकूमत के लिए अभी कितना बड़ा चैलेंज है कि पासपोर्ट मियां नवाज शरीफ का एक्सपायर हो चुका, उसके बावजूद वो लंदन में मौजूद हैं, वतन वापस वो नहीं आना चाहते। उनकी पार्टी भी उनको यही मशवरा देती है कि वो इस वक्त वतन वापस ना आए, क्योंकि यहाँ पर सियासी हालात उनके लिए इस वक्त साजगार नहीं है, चूंकि वो यहाँ से सज़ा याफ्ता भी हैं, फिर उन्हें सज़ा भी पूरी करनी पड़ेगी। तो अब मियां नवाज शरीफ के अपनी वापसी अपनी मर्जी से वतन वापस आएंगे या फिर ये हुकूमत कानूनी तौर पर कुछ ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा सके। ये सवाल इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े सवाल के तौर पर मौजूद है, चूँकि 6 हफ्तों की मुद्दत अब कई महीनों 14 माह में तब्दील हो चुकी है। नवंबर 2019 में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए थे, उसके बाद 2020 मुकम्मल तौर पर गुजर चुका और अब 2021 का दूसरा महीना भी ख़त्म होने जा रहा है, मगर अभी तक हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाई। तो 6 हफ्तों की इजाज़त इब्तदाई तौर पर मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने के लिए दी गई थी, लेकिन आज 14 माह गुजर चुके हैं और अभी तक उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। पासपोर्ट भी उनका अब एक्सपायर हो चुका है और हुकूमती कोशिशें इस सिलसिले में क्या हैं और जो सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह टिकट दिए गए, पहले कुछ लोगों को दिए गए, फिर उनसे वापस लिए गए और उसकी बुनियाद जो थी वो पार्टी के अंदर से ही एक एहतजाजी आवाज़ उठी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद लोगों से वो टिकट वापस लेकर फिर मुतबादिल उम्मीदवारों को दिए। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं मोहसिन अजीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पहले तो ये बता दीजिएगा, मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, ज़ाहिर है हुकूमत उनको उसकी तजदीद नहीं कर रही। शेख रशीद साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं, हुकूमती कोशिशें क्या है मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मियां साहब का जो था, यहाँ से जब वो चले गए तो उन्होंने अपने यही इलाज का सिलसिला किया। अभी उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर कर दिया और इलाज के लिए उनको अभी तक कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। तो मकसद कहने का ये है कि ये यहाँ पे एक तरीके से धोखाधड़ी से यहाँ से गए हैं। अब ये है कि हमारे पास तो जो है वो यही है कि हम उनकी जो पासपोर्ट तजदीद नहीं कर रहे, और इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कोई इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर इनको यहाँ से जो है इजाज़त मिली थी जाने की, और ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक डिसीजन था जो गवर्नमेंट ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लिया था, लेकिन उसको नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। अब यह है कि ये इस पर जो भी लीगल ऑप्शंस होंगी उसको इस्तेमाल किया जाएगा कि इनकी एक्स्ट्राडिशन वहाँ से कराई जाए, और जो वहाँ की हुकूमत है, यूके की, ब्रिटेन की जो हुकूमत है, उनसे भी राब्ता किया जाएगा कि इनको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया जाए और वहाँ से इनको वापस मंगाया जाए। और वैसे भी ये वहाँ पे एक तरीके से इलीगल उस पर रहेंगे अगर ये उसकी तजदीद नहीं होती। ठीक है, तो मोहसिन अजीज़ साहब ये कह रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद जब वक्त गुजरता गया तो हुकूमत को शायद अपनी उस गलती का एहसास होता गया और कई बार हुकूमत ने दावे किए, बयानात दिए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की बात करनी पड़ी तो वो करेंगे। इस सिलसिले में वो बरतानिया भी जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि वो पासपोर्ट की तजदीद नहीं होने देंगे। मुख्तलिफ वफाकी वज़रा मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बयान देते रहे कि मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। कानूनी तौर पर इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत को खतूत लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तमाम दावे सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद हैं। अमली तौर पर हमें कहीं ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात का बड़ा अहम मामला है। 3 मार्च को ये सेनेट इंतखाबात होने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह अपने उम्मीदवारों को पहले टिकट जारी किए थे उस पर किस तरह से एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद कुछ लोगों से टिकट लेकर दूसरे उम्मीदवारों को दिए गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेंचमार्क्स क्या तय किए थे, क्या स्टैंडर्ड्स रखे गए थे, क्या क्राइटेरिया था ये टिकट देने का और फिर दूसरे उम्मीदवारों को देने का, इस पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू होगी। मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद सेनेट इंतखाबात से मुतालिक उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 3 मार्च को अब सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं
और हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी क़यादतें थी बलूचिस्तान की और इसके अलावा सिंध की, वहाँ से एहतजाज उठा और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को आज एक बड़ा अहम इजलास भी तलब करना पड़ा, जिसमें ये गौर हुआ कि किन लोगों को अब फाइनली ये टिकट से देने हैं और किन लोगों से टिकट वापस लेकर दूसरे उम्मीदवारों को सामने लाना है। तो मोहसिन साहब, क्या बेंचमार्क्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किए थे, वो क्या स्टैंडर्ड्स थे जिन पर इन तमाम उम्मीदवारों को पूरा उतरना था? दरखास्तें क्या आप लोगों को मौसूल हुई थी, नई मौसूल हुई, या पार्टी क़यादत ने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि इन लोगों को टिकट देना है और फिर उसके बाद एहतजाज के बाद ये पूरी सूरत हाल पैदा हुई? क्या वजूहत हुई? देखिए, एक तो आपको मैं ये अर्ज करता चलूँ कि इस दफ़ा कोई भी एप्लीकेशन ना मांगी गई है और ना उन्होंने जो है किसी ने दी है। कोई एप्लीकेशन जो है हमारी पार्टी ने नहीं मांगी थी। ये बिल्कुल पार्टी के लीडरशिप की सवाबदीद थी कि उन्होंने खुद ही जो है हर आदमी को जांचते हुए, उसकी जो है कारकर्दगी को देखते हुए, उसकी पार्टी की लॉयल्टी को देखते हुए और तमाम जिस तरह के जो है जो पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए जो उसकी खिदमात है, उनको देखते हुए जो टिकट खुद ही इनके वो किया है। और उसमें जो है तो बीच में कुछ इख्तलाफात आ गए थे क्योंकि जो पार्टी का डिसीजन था, पार्टी लीडरशिप का, उस पर कुछ मोहसिन साहब, ये दरखास्तें ना लेने का देखें फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आए। किस तरह से बलूचिस्तान से के अंदर से एक एहतजाज उठा, किस तरह से सिंध वालों ने जिनको टिकट दिए गए थे उनके नामों पर एहतजाज किया, और बहुत सारे लोग ऐसे आपके अपनी पार्टी के MNA MPs हैं जो कि एलानिया तौर पर TV पर आकर ये कह चुके हैं कि हम इन चंद लोगों को वोट नहीं देंगे। आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं मैं अब्दुल हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा। सैफ अबलो साहब के नाम पर एतराज़ात सिंध की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत की जानिब से आ रही है। अब्दुल कादिर साहब को वोट दिया गया, वो टिकट दिया गया, बाद में वो वापस ले लिया गया। तो ये इस तरह के फैसले क्यों किए गए? होमवर्क पूरा नहीं किया था, जल्दबाजी में दिए गए, या कहीं कोई और वजूहात थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है हमारी एक बड़ी जमहूरी पार्टी है और इसको तो आप इसको काबिल तहसीन है कि ये इक़दाम जो कि पार्टी लीडरशिप ने लिए हैं कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी जो है आवाज़ अगर बुलंद हुई है और उसके डिसीजन को रिवर्स किया गया है तो इसमें कोई मायूब चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ इसको तो एक बड़ी काबिल तहसीन नज़र से देखना चाहिए है कि पार्टी लीडरशिप ने एक छोटे वर्कर की भी बात जो है मानी। बाकी जिस तरह बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम उनको वोट नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी की एक अमानत है और पार्टी के टिकट पे एक आदमी MNA या सेनेटर या MPA बनता है तो उसमें इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए है कि वो जो है उसको, आप कह रहे हैं जमहूरी पार्टी है, पार्टी के एक आम कारकुन की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ अगर ये नामों का ऐलान करने से पहले उनसे राय ले ली जाती तो बेहतर नहीं होता? फिर ये जो इस वक्त अपोजिशन जमातें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पूरी सूरत हाल में तनकीद कर रही हैं, मजाक भी उड़ा रही हैं, तो शायद ये मजाक ना बन रहा होता। देखिए, तमाम जो लोगों की बातें हैं वो तो मानी नहीं जा सकती। हमारी आपस में भी एक सियासत होती है, कोई लेग पुलिंग होती है, कोई ख़ानदानी रंजिशें होती हैं या कोई इस तरह की बात होती है जो कि सरेआम नहीं की जा सकती। उनकी वजह से जो है हर एक की ख्वाहिश तो पार्टी में पूरी नहीं हो सकती। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसमें हर तरह के ग्रुप मौजूद हैं, हर तरीके के सोच के लोग मौजूद हैं, तो हर एक आदमी की या हर जो शख्सियत पार्टी का हिस्सा ना हो और उनकी पार्टी के लिए खिदमात भी ना हो, क्या उन लोगों को ऐवान बाला में भेजा जाना चाहिए? पार्टी की तरफ से सेनेट का टिकट उनको दिया जाना चाहिए? तो देखिए, अगर वो उसकी कोई एफिलिएशन नहीं थी और उसकी अगर वहाँ पे समझा गया कि ये जो है वहाँ पे कोई उससे बेहतर कैंडिडेट है तो उसको इसी तरीके से उनको, जो अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो उनको उसी तरीके से वहाँ से उनसे टिकट 2 ही दिनों में वापस ले लिया गया। और इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि इसमें तो इसको समझना चाहिए। सिर्फ अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान का मसला नहीं है, अब्दुल हफीज शेख क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं जिनके बारे में आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं कि मैं उनको वोट नहीं दूंगा? देखिए, आमिर लियाकत साहब को ये सोचना चाहिए कि पार्टी लीडरशिप के लिए बहुत सारी जो है उनकी कंसिडरेशंस होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती है, उनको देखना पड़ता है। तो पार्टी लीडरशिप को न सिर्फ एक एफिलिएशन देखनी होती है, उनको उनकी कारकर्दगी भी देखनी होती है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक घर का जो बड़ा होता है उसकी सोच जो है तो ये हर राज्य में जाती है। ये तो आपको पता है अब्दुल हफीज शेख साहब वही हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब की काबीना में भी शामिल थे और उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान उस काबीना पर, उस हुकूमत पर तनकीद किया करते थे कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान में डालने वाली वही हुकूमत है। तो आज इतना बड़ा तो मकसद कहने का ये कि देखिए, ये एक आदमी पे मुनहसर नहीं होता, एक टीम की एक कारकर्दगी होती है। तो उस टीम की कारकर्दगी के ऊपर एक आदमी की जो है उसकी कारकर्दगी को जाना जाता है। अगर मैं कोई अच्छा काम करना चाहूँ और अगर आप मेरे बड़े हो और मुझे रोक दिया जाए तो मैं उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सकूंगा।
और अगर जो है मुझे फ्री हैंड दिया जाता है, अगर आप पूरे मुल्क की तनकीद नहीं, एक अवामी रद्द-ए-अमल देखें और मेरी अर्ज़ तो सुन लें आप, मुझ पे अगर आप तनकीद करें और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो तो वो मैं उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सकूंगा। जबकि दूसरी पार्टी में अगर मैं आऊं और वहाँ पे तनकीद जो है मुस्बत तनकीद हो और फॉर द बेटरमेंट तनकीद हो तो मेरा शायद जो है और उसमें गिव एंड टेक हो तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो ये मुख्तलिफ जो है जगह पे जाके उनकी मुख्तलिफ परफॉर्मेंस हो जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक जगह पे अगर परफॉर्मेंस खराब हो तो दूसरी जगह पे भी खराब होगी। तो मोअज़्ज़ज़ साहब, क्या अब्दुल हफीज़ शेख साहब की परफॉर्मेंस अपने शोबे को लेकर इस वक्त बहुत अच्छी है? पाकिस्तान में महंगाई उन्होंने मुकम्मल ख़त्म कर दी, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में आटा, दाल, चीनी, जितनी बुनियादी ज़रूरी अशियाँ हैं, टैक्सेस, वो सब सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। जो उनको सेनेट में भेजा जा रहा है, क्या वो वहाँ कानून साजी का भी हिस्सा बने? इतनी बेहतरीन उनकी कारकर्दगी। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये आपको इल्म है कि ये पाकिस्तान जिस नहज पे पहुँच चुका था और जो हमारी माशी हालात थे जिस वक़्त कि हमें ये हुकूमत सौंपी गई, और उसके बाद से लेके अगर आज का आप मवाजना करें तो मोदी की जो है जो रेटिंग है, जो फिट्स की रेटिंग है, इसके अलावा जो टैक्स की कलेक्शन है, इसके बाद जो एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा है, इसके बाद जो टैक्स कलेक्शन हालांकि कोविड की ये पोजीशन है, इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस जो आ रही हैं, इसमें जो है जो कि अभी इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में बढ़ी है, ये तमाम इस हुकूमत की कारकर्दगी है और ये बेहतरी की तरफ जा रही है। और इसमें जो पूरी कारकर्दगी आपने बताई है, इस पूरी कारकर्दगी को जरा एक गरीब आदमी और एक आम आदमी से जरा लिंक तो करें। इस रेमिटेंसेस का ताल्लुक आम आदमी से कैसे है? इसमें एक चीज रहती है और वो है महंगाई। वही सबसे बुनियादी चीज है कि आपकी सरप्लस जब प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और आपकी इंडस्ट्री ज्यादा परवान चढ़ने लग जाती है और एम्प्लॉयमेंट को जो है क्रिएशन हो जाती है, तो उससे ये जो महंगाई है उसमें भी कमी आ जाती है। अभी आप बहुत सारी चीजें देखें, वहाँ सिवाय चीनी के और कुछ इस तरह के अशिया के, बाकी जो सब्जी हैं, ये इस तरह की खुर्दनोश की चीजें हैं, वो जो है पहले से कम हो गई हैं। पहले के मुकाबले में वो आधी कीमत पे आ गई है। अलबत्ता जो इम्पोर्टेड अशिया हैं उसमें जो है अभी तक वो उसमें सही नहीं हुई, और चीनी वगैरह जो है उसमें कोई क्रॉप फेलियर की वजह भी थी, मुख्तलिफ वजूहात थी, और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। एक चीज या दो चीजों के ऊपर जो है इसकी जो है तो ये आपको उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि इसकी जो है पूरी की पूरी इसके ऊपर एक मशावरत हो रही है। ये हमारे पास एक अच्छी चीज रहती है जिसको हमने सेनेट के टिकट देने में जो मिसमैनेजमेंट जो सामने आई, जिस तरह से टिकट दे के फिर वापस लिए गए, चाहे वो अपने एक कारकुन की बात ही सुनी गई। हमने देखा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहीं कोई इस तरह का माहौल नहीं दिखाई दिया। उन्होंने बड़े होमवर्क के साथ सबसे दरखास्तें तलब की, फिर उन दरखास्तों में लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए और बड़े तरीके के साथ ये पूरा अमल हुआ। वहाँ कहीं कोई इस तरह की चीज़ देखने में नहीं आई कि कोई एक कारकुन या कोई एक रहनुमा उठ के कह रहा है कि मैं इसको वोट नहीं दूंगा, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी भी सियासी तौर पर ना तजुर्बेकारी है? आप नेट रिजल्ट देखें कि नेट रिजल्ट बेहतर किसका आता है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर इलेक्शन हुए तो उससे पहले भी इसी तरीके की गुफ्तगू हुई, और आपने फिर नेट रिजल्ट देखा कि हम एक मैक्सिमम जो है वोट लेके वहाँ से निकले और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लेके वहाँ से निकले। इसी तरीके से आप जो नेट रिजल्ट है, इंशाल्लाह जो बॉटम लाइन है वो आप देखेंगे तो आपको एक दो हफ्तों के बाद मालूम हो जाएगा कि जो है तहरीक इंसाफ जो है इट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है नंबर पार्टी होगी इन सेनेट। तकरीबन 28-29 सीटें जो है हमारे हाथ में होगी। उस वक्त इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि खान साहब की जो दूरंदेशी है, जो इनकी सोच है। अपोजिशन जमातें तो अब ये भी इल्जाम आप पर लगा रही है, इलेक्शन कमीशन ने जब इब्तिदा में शेड्यूल जारी किया तो सिर्फ 2 रोज का वक्त दिया था पूरी तमाम कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। चूंकि आप लोगों की तैयारी नहीं थी, ये अपोजिशन जमातें कह रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, आप लोगों की तैयारी नहीं थी, इसलिए बाद में उन्होंने फिर वक्त को बढ़ाया है। आपके कहने पर ये अंदरूने खाना तमाम राब्ते हुए? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो ओपनली जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने दरखास्त दी थी कि इसका टाइम को एक्सटेंड किया जाए। हमारी तरफ से कोई ऐसी दरखास्त नहीं थी। ये तो उनका जो है तो वतीरा ऐसे बन चुका है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे हमने जो है ओपन बैलेटिंग की अगर बात की है तो ये डिस्कशन तो हाउस में भी हुई है, और ये जो है कमेटी ऑफ द होल में भी बात हुई है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुई है, और आपस की लेन देन में भी हुई है। लेकिन वो करते इसके लिए कुछ नहीं है, कहते जरूर है लेकिन करना चाहते नहीं है, क्योंकि उनकी मफादात इसी में शामिल है कि ये जो है खरीदो फरोख्त हो, और चाहते वो यही है तो बाबर साहब इस वक्त कहीं क्या किसी हमारी मेजोरिटी ना आए। उनकी कोशिश ये है
जी मोहसिन साहब, किसी भी सतह पर अभी कोई खरीदो फरोख्त सिलेक्शन में नहीं होगी, आप समझते हैं ये फ्री एंड फेयर होंगे? चूंकि जब आप वोट दिया था, टिकट दिया था अब्दुल कादिर साहब को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उससे पहले उन्होंने खुद भी कहा था कि 50 से 70 करोड़ एक बलूचिस्तान में रेट लग रहा है एक वोट के लिए। और फिर वहीं के तर्जुमान आपकी पार्टी के बाबर यूसुफजई साहब ने इसी प्रोग्राम में कहा था कि अब्दुल कादिर साहब ही वो 50 से 70 करोड़ रुपए दे रहे हैं और उनको इसीलिए टिकट दिया था। देखिए, वो तो दिया था, तो अगर फिर हमारी ये नियत होती तो हम तो उसको उनसे टिकट वापस न लेते ना। हमने तो उनसे टिकट वापस ले लिया है। उनके ऊपर अगर कोई एतराजात आए तो हमने तो वापस ले लिया है। तो वो तो जो है, अगर वापस हो चुकी है चीज तो उसके ऊपर तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। उस पर तो बात ये कि हमारी एहतजाज बहुत शदीद आया था ना उनके बारे में। तो बलूचिस्तान में आपकी 7 नशिस्तें हैं और उन 7 के 7 लोगों ने उनको वोट देने से इनकार कर दिया था। उन्हें 9 वोट मतलूबा दरकार थे। शदीद का जहाँ तक सवाल है तो शदीद एतराज तो ये भी आया है कि पीपल्स पार्टी पे ये एतराज है कि वो जो है सिंध की पार्टी है और वो सारे के सारे जो अपने जो टिकट इन्होंने दिए हैं, एक बलूचिस्तान से दिया है एक लेडी को, और बाकी जो है उन्होंने इंटीरियर सिंध से किसी को नहीं दिया। और सारे के सारे मतलब ये एहतजाज तो आप कर रहे हैं ना, आप उनके मुखालिफ हैं। उनकी अपनी जमात से कहाँ ऐसी कोई आवाजें टीवी के ऊपर पार्टी के अंदर से आया है, उनकी पार्टी के अंदर से है। आपको ये मालूम ही है कि डोमिसाइल की सियासत, यानी इसको सियासत को क्लीन करने के लिए ये भी जो है एक अमल जो है। मोहसिन साहब, जिस तरह आपके लोगों ने टीवी पर आकर अपना रद्द-ए-अमल दिया, वाज़े अपना रद्द-ए-अमल दिया, जिस तरह आपके लोग रोजाना टीवी पर आकर हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग या मुस्लिम लीग नून के लोग आकर इस तरह की बातें नहीं कर रहे। क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम अगर खान साहब के सामने भी बैठते हैं तो खुल के अपनी जो है तो आरा का इजहार करते हैं। अनलाइक एनी अदर पार्टी जो है कि हम खुल के वहाँ इजहार करते हैं और फिर फाइनल डिसीजन हम उन्हीं पे देते हैं, क्योंकि वो हमारी पार्टी के लीडर हैं और उन पे हमें एतमाद है और एतमाद होना भी चाहिए। और वो पार्टी को जो है कहाँ से उठा के कहाँ ले गए और पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह वो तरक्की की राह पे गामजन कर रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। मोहसिन अजीज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मौजूद थे। फ्री और फेयर इस बार सेनेट के इंतखाबात होंगे और पार्टी ने जहां अगर कोई गलत टिकट दिया भी था तो अपनी ही जमात के एक आम कारकुन के एहतजाज पर फिर उसको वापस भी ले लिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नई गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद होशियार हो जाएं, उनके लिए एक बुरी खबर है क्योंकि नई गाड़ियां मजीद महंगी होने जा रही हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नई गाड़ी की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई है। हुकूमत ने नई गाड़ी लेकर 3 माह के अंदर बेचने पर 2 लाख रुपए तक टैक्स आयद कर दिया है। और इस इक़दाम का मकसद ये बताया गया है कि ओन मनी कल्चर का खात्मा हुकूमत की जानिब से करना है। तो अब नई गाड़ी अगर लेनी है तो पहले 25% टैक्स उस पर देना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अलग जो कि 26,000 रुपये से ज़ायद होते हैं। और फिर उसके बाद भी यहाँ सूरत हाल रुकती नहीं है, चूँकि अगर 1000 सीसी गाड़ी लेनी तो उस पर 50,000 रुपये टैक्स होगा और अगर 1000 सीसी से ऊपर यानी 2000 सीसी की गाड़ी तक 1 लाख रुपये टैक्स और 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर इस टैक्स की शरह बढ़ते हुए 2 लाख से भी ज़ायद हो जाएगी। अभी सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, तो इसके बाद शोरूम ओनर्स और मोटर डीलर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ज़रा उनका भी रद्द-ए-अमल। आप HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। तो सबसे पहले बताइएगा आसान लफ्ज़ों में ज़रा कि ये अब सूरत हाल होने क्या जा रही है, ये हर गाड़ी पर इसका इतलाक होगा या सिर्फ नई गाड़ियां लेकर जो लोग बेचते हैं ये उस पर ये नया टैक्स लगाया गया है? देखें, अभी तक जो सूरत हाल है वो ये नई गाड़ियों के ऊपर ही है। मेरा कहना, मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सरासर ना इंसाफी और बिल्कुल गलत तरीके से, चोर को कह रहे हैं चोरी करें, साहूकार को कह रहे हैं साहूकारी करें। बात यह है कि इस वक्त हुकूमत की रीट कहाँ है? आप क्यों नहीं 100% उन लोगों की गाड़ी बुक नहीं करते कि जो ओरिजिनल बायर है? अगर जो ओरिजिनल बायर होगा वो आपसे गाड़ी बुक कराएगा तो वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड भी कराएगा और वो क्यों बेचेगा 3 महीने में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब से ये लोकल असेंबलर माफिया ने ये मुख्तलिफ तरीके से जो है वो गवर्नमेंट को इस तरह घेरा हुआ है कि अपनी मनमानी करते रहे। आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक आप अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप हुकूमत जो है इनके ऊपर सख्त इक़दाम नहीं करेगी, ये हल नहीं है। पहले वो देखें, ओरिजिनल बायर को तो गाड़ी मिलती नहीं है, ये तो अपने इन्वेस्टर की गाड़ियां बुक करते हैं।
एक एक शनाख्ती कार्ड पे 100, 200, 300, बल्कि 500 गाड़ियां बेनामी जो है बुक करने के बाद फिर ब्लैक में बेचते हैं। अब आप या मैं अगर किसी मजबूरी के तहत अगर हम गारंटी लेते हैं 5 लाख रुपए ऑन देकर और वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराने के बाद अगर मुझे जरूरत पड़ जाती है कि मैं 3 महीने बाद बेचूं, तो मुझे पता चला जी मुझे 2 लाख रुपए और भी जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई ये काम क्यों कर रहे हैं आप क्यों नहीं वो काम करते कि जो ओरिजिनल बायर है वो उसको गाड़ी की बुकिंग होनी चाहिए। वो हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि देखें, एक तो सेहतमंद कंपटीशन नहीं है, सेहतमंद कंपटीशन ना होने की वजह से ये जो रिजर्वेशंस हैं आपके, क्या ये आपकी एसोसिएशन ने या दीगर एसोसिएशन ने मिलकर किसी हुकूमती फोरम तक पहुंचाएं? हुकूमत के कान में ये बात डाली आपने? कहीं कोई आपकी सिलसिले में बात हुई है? देखें, ये कोई 3-4 दिन से 5 दिन से ये मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। हमने बहरहाल मुख्तलिफ तरीकों से गवर्नमेंट को ये बात बाबर कराने की कोशिश की है। असल में ये एग्जाम कोई 2 महीने पहले भी शुरू हुआ था। उस वक्त भी हमने हुकूमत से ये कहा था ये इस मसले का हल नहीं है, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर जो है आप तवज्जो दें और जेन्युइन जो बायर है उसको गाड़ी जो है वो डायरेक्ट कंपनी से रजिस्टर्ड हो, वो क्यों अपनी गाड़ी को 3 महीने में बेचेगा? नहीं बेचेगा। बिल्कुल। और क्यों 2 लाख रुपए या 50,000 छोटी गाड़ी पे, दरमियानी गाड़ी पे 1 लाख और उससे बड़ी गाड़ी पे एक जो ओरिजिनल जो बायर है उस पर इसका कितना इजाफी बोझ पड़ेगा इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद? अगर कोई 1000 सीसी या 1300 सीसी गाड़ी खरीदता है उसको कितनी रकम इन टैक्सेस की मद में ऊपर देनी पड़ेगी? कितनी तरह के टैक्सेस उस पर लागू होंगे? देखें, इस वक्त पहले जब ये गाड़ी लोकल असेंबल्ड गाड़ी लेते हैं ना तो 25% गाड़ी की मालियत का वो टैक्सेस की मद में देता है खरीदार, कंपनी नहीं देती। कंपनी पास ऑन कर देती है जिसके नाम पे गाड़ी बुक होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों के गाड़ी रजिस्ट्रेशन के अपने अपने टैक्सेस हैं। फिर अगर कंपनी रेट पे गाड़ी नहीं मिली उसे बुकिंग के अंदर तो वो मुख्तलिफ गाड़ियों पे मुख्तलिफ ब्लैक मार्केटिंग है। इस वक्त टोयोटा, होंडा, सुजुकी या इवन जो नए पिलियर्स भी आए हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियां नहीं आई हुई हैं, कोई भी गाड़ी कंपनी प्राइस में नहीं है, तमाम गाड़ियां ब्लैक मार्केटिंग में है। और इस वक्त देखें ये एक ऑर्डिनेंस लाना या इस किस्म का आपने एक कानून पास कर दिया कि जनाब अगर वो 3 महीने में 90 डेज के अंदर अगर गाड़ी अपनी बेचता है तो वो ये भी जो है ना टैक्स देगा। शहजाद साहब, ये इस ऑर्डिनेंस का इतलाक शोरूम ओनर्स पर नहीं हो रहा, उनके कारोबार पर उस तरह से असरअंदाज नहीं होगा ये, बल्कि ये पास ऑन हो जाएगा जो एक आम बायर है, एक आम खरीदने वाले शख्स के ऊपर, वो ये पैसे भरेगा। सादा अल्फाज में आप ये कह रहे हैं। एक पाकिस्तानी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, ये सरासर एक पाकिस्तानी के ऊपर जाएगा। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि जब तक आप जेन्युइन बायर को गाड़ी आप डायरेक्ट बुकिंग नहीं होगी, ये प्रैक्टिस आप जितनी भी कर लें इसका कोई हल नहीं है। मैं भाई क्यों आप दूंगा? मैं आपके नाम पे ही गाड़ी, जिसके नाम पे गाड़ी निकली है मैं उसी के नाम पे 3 महीने तक चलाता रहूंगा। एक बॉन्ड पेपर 25 रुपए का या 50 या 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे उससे मैं लिखवा लूंगा भाई मैं 3 महीने बाद अपने नाम पे करूंगा। तो ये तो आप एक और गलत काम करने के लिए जा रहे हैं। आप देखें ना, आप कहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये टैक्स सिर्फ गाड़ियों की कीमत पर ही बढ़ा है, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं जाहिर है वो भी हजारों में होते हैं, उन पर भी ये टैक्स लागू होगा? रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े इसके बाद? नहीं, ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के शायद ज़हन में ये है कि ये करने से जो है ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी। ब्लैक मार्केटिंग खत्म नहीं होगी, बल्कि आप ब्लैक मार्केटिंग को परवान चढ़ा रहे हैं ये कहकर कि जी 90 दिन में अगर आपने गाड़ी बेच दी तो आपको ये टैक्सेस देने पड़ेंगे। भाई वो क्यों भेज देगा टैक्सेस? वो एक बॉन्ड पेपर पे 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे एक दूसरे से अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे कि ठीक है जी मैं 90 डेज के बाद जो 5 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग में ऑन मनी खा रहा है वो लिख के दे देगा उसको। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जो कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है उसमें टैक्स में भी उसमें कमी की गई है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए हुकूमत ये इकदाम कर रही है, ये जो ऑर्डिनेंस आया है? यार ये देखें, दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो ड्यूटीज कम की जा रही हैं, अल्लाह करे कि हमारे पास ये सलाहियत हो, हमारे वेंडर के पास ये सलाहियत हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। ये उस शख्स के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, सही, ये उसके लिए नहीं है कि जो ब्रांड न्यू गाड़ी इंपोर्ट करेगा सीयूबी की शक्ल में। अच्छा, अब इस ऑर्डिनेंस के नाफिज होने के बाद तो फिर नई गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है उसमें ज़ाहिर बड़ी कमी आएगी,
पुरानी गाड़ियों पर तो ये टैक्सेस का ये निज़ाम, ये ऑर्डिनेंस लागू नहीं हो रहा, पुरानी गाड़ियों की कीमतें तो नहीं बढ़ी हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आज अगर ये ऑर्डिनेंस अगर आज फर्ज कर लें कि उसमें आज की डेट लिखी और आज से नाफिज है, या 1 महीने पुरानी डेट से नाफिज है, तो उस दिन से ये नाफिज होगा, उससे पहले की गाड़ियों के ऊपर ये नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तरीकेकार, ये जो प्रैक्टिस गवर्नमेंट कर रही है, ये सरासर अपना टाइम जाया कर रही है। इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म नहीं होगी, बल्कि लोग जो है वो एक और करप्शन में और एक और गलत काम के अंदर आप उनको इन्वॉल्व की दावत दे रहे हैं कि आप आइए, जिसके नाम पे गाड़ी बुक हुई है उसी के नाम पे गाड़ी 3 महीने तक चलाते रहे, उसके बाद जो है आप अपने नाम पे ट्रांसफर करें। पता नहीं उसके नाम पे कितनी बताओ उस गाड़ी के अंदर। और अभी जाहिर है पिछले साल लंबे अरसे तक आप लोग लॉकडाउन का शिकार रहे, कारोबार आपका बंद रहा, बहुत बुरी तरह मुतासिर रहे आप लोग, तो अब उसके बाद क्या कारोबार इस हद तक संभल सका था जो ये हुकूमत ने ये एक और ऑर्डिनेंस के जरिए एक बोझ आप पर भी और पूरी आवाम पर ये डाल दिया है? तो क्या कहेंगे, मुतालबात आपके क्या है? देखिए, मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से पिछले साल तमाम इंडस्ट्री, तमाम कारोबार, छोटे बड़े तमाम ने सफर किया है। इस किस्म की प्रैक्टिस करके आप मजीद बिजनेसमैन को या पाकिस्तानी अवाम को आप तकलीफ में ना डालें। आप एक सेहतमंद कंपटीशन के लिए करके इन लोकल असेंबलर माफिया को एक सेहतमंद कंपटीशन दें। आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की जो है कमर्शियल बेसिस पे इंपोर्ट की इजाजत दें, ताकि इनसे मुकाबला होगा, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी और जो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत का ये फैसला, ये सदारती ऑर्डिनेंस किसी तौर पर भी कार डीलर्स के लिए काबिल कबूल नहीं है, चूंकि इससे न सिर्फ उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि एक आम बायर पर भी, जो गाड़ी खरीदने वाला एक आम शख्स है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इजाफी बोझ पड़ेगा और उसे ये हज़ारों रुपए बल्कि लाखों रुपए मजीद भरने पड़ेंगे। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि चेयरमैन पैमरा के खिलाफ बराए करम कोई नोटिस लिया जाए, चूंकि अब वो केबल ऑपरेटर्स को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि बोल को पिछले नंबरों पर डाला जाए, आखिरी नंबरों पर दिखाया जाए, और कई जगहों पर बोल को बंद कराने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से। तो ये कोशिशें किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। चेयरमैन पैमरा बोल के साथ मुतासिबाना रवैया मुसलसल रखे हुए हैं, उनका ये मुतासिबाना रवैये का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है, और अब ज़रूरत इस बात की है कि उनके इस रवैये को भी देखा जाए, चूँकि एक रेगुलेटर के तौर पर उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह दूसरे चैनल्स के साथ उनका जो रवैया है, उसी तरह से बोल को भी ट्रीट किया जाए और बराहे करम बोल के साथ इंसाफ किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।